हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी क्योंकि नेट की परीक्षा अब समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम है, अंग्रेजी में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि सुबह, शाम और दोपहर में भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसका आप क्विज के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देर न करते हुए हम शुक्ल युग के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं सुना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को सुन सकते हैं। शुक्ल युग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आलोचना हम देख रहे हैं। आलोचना के अंतर्गत देखेंगे कि शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक जो है वो आचार्य शुक्ल जी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि शुक्ल युग का नाम इसीलिए यहाँ पे नाम रखा गया है। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में केंद्रीय समीक्षक आचार्य शुक्ल है, जिसमें हम देखेंगे कि उनके साथ साथ और भी जो आलोचक हुए हैं उसका वे भी समीक्षक भी आलोचना क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। तो हम सारे आलोचक के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इस युग में हम देखेंगे दोस्तों कि जो छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवियों ने भी छायावाद के पक्ष में भी कई आलोचनाएं लिखी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं शुक्ल युगीन आलोचक एवं उनकी रचनाएं क्या क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं श्याम सुंदर दास का समय काल है 1875 से 1944। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको जितने भी आप देख रहे हैं समय काल, इन सब का समय काल आप याद रख लीजिए क्योंकि ये मिलान के लिए आलोचना से प्रश्न बनते ही हैं। तो जैसे पूछ दिया जाता है कि श्याम सुंदर दास का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंदन पंत का, ऐसा दे देगा नाम 4-5 और 4 नाम दे दिया जाता है और उसको आपको सन के हिसाब से जमाना होता है। तो श्याम सुंदर दास का है 1875 से 1944 इनका समय काल है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि शुक्ल युग के अंतर्गत, तो इनका समय काल है 1884 से 1941। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41 ईस्वी। गुलाब राय 1888 से 1963 ईस्वी। पद्म पुन्नालाल बख्शी जी का देखिए 1894 से 1963 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है 1899 से 1961 ईस्वी। कृष्ण शंकर लाल शुक्ल का जी है, कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है 1900 से 1700। सॉरी, ये टाइप करने में गलती हो गई है। 19 जो कृष्ण जी का, यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, इनका यहाँ पे ये गलत है तो इसको यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी का है 1900 से 1977। सुमित्रा नंदन पंत जी का है तो उसको याद रख लीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। कृष्ण है ना, ये नहीं है, समय का गलत टाइप हो गया है। अ, राम कुमार वर्मा का ये बात करते हैं 1905 से 1990। विश्वनाथ प्रसाद जी का है 1906 से 1974। 1906 से 1906 से 1982 है और है 1906 से 1974 तक इनका समय काल है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का 1906 से 1982 है और 1906 से लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का 74 तक है। तो ये दोस्तों, जितने भी आपको शुक्ल युग के अंतर्गत जितने भी हमने आपको रचनाएं बताई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी विस्तृत लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपका पूरा लाभ ले सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है वो काव्य में रहस्यवाद। देखिए, इसको पूछा जाता है काव्य में रहस्यवाद किस प्रकार का आलोचना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना है जो कि 1929 में लिखी गई रचना है। वहीं इनकी रचना आलोचना की कृतियों के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रसमीमांसा लिखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है, आप बहुत परिचित हैं, बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों उसका समय काल गोस्वामी तुलसीदास का है 1923, वहीं जायसी जी का है 1924 और भ्रमर गिरसार जी का है 1925। तो लगातार है 23, 24 से 25 और एक रस मीमांसा जो है 1949 में। वहीं रस मीमांसा के साथ साथ आप देखिए कि चिंतामणि भाग 2 और रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 2 और रस मीमांसा दोनों रचनाएं जो है कि सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में देखेंगे कि विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। इनका विरोधों का सामंजस्य अगर कहा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर्गत शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में और भी बात करूं कि ये वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता किसे कहा जाता है? तो हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता रामचंद्र शुक्ल को स्वीकार किया जाता है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे आप परिचित हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो वो ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शुक्ल जी ने कला और कला जीवन के लिए का समन्वय अत्यंत जरूरी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, जिसमें हिंदी के पथिकृत आचार्य कहा जाता है। शुक्ल जी की आलोचना की दृष्टि की बात करें कि उनकी किस प्रविधि पर आधारित है, तो उनकी जो है वो तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इसके पहले हमने देखा है कि इनकी विधि क्या क्या है, तो निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक और तार्किक विधि के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। हम देखेंगे कि इनका जो प्रभाव है या किस प्रविधि पर आधारित है, तो प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव, मतलब पश्चिमी साहित्य इतिहास दार्शनिक तेन का जो प्रत्यक्षवाद है या विधेयवाद का स्पष्ट प्रभाव उनकी प्रविधि पर दिखाई देता है, जिसमें किसी रचना का मूल्यांकन उसमें जाति, वातावरण तथा क्षण, इन तत्वों का आधार किया जाता है। सबसे बात अगर कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे गहरा प्रभाव आलोचना की दृष्टि पर पड़ा है, तो वो है रामचरितमानस। तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जिसमें आप बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट जो आपको बताया जाता है, जो एक्स्ट्रा जो आपके इसमें दिखाई दे रहा है, उसके अलावा भी मैं आपको अ, अलग से चीज़ें बताई जाती हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो सुने तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जैसे इसमें दिया हुआ है कि आपको मैंने बताया है कि रामचरितमानस का गहरा प्रभाव आलोचना के दृष्टि पर दिखाई देता है। तो ये आपके पीडीएफ में यहाँ नहीं है, वीडियो में इसमें बताया जा रहा है अलग से, तो इसको याद रखा करें या नोट कर सकते हैं। नोट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2-3 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। लोकमंगल की अवधारणा इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उनकी रुचि जो है वो लोकमंगलवाद में रही है, ना कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है, रसवाद को, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इनके कथन के बारे में बात करूं, उन्होंने लिखा है, व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रस दशा है। कविता क्या है, आपने निबंध के बारे में सुना है, हमने पिछले वीडियो निबंध में जब इसके बारे में बता रहे थे तो पूरा विस्तृत अध्ययन किया है। हालांकि अभी कविता क्या है का विस्तृत अध्ययन आपको जानकारी अलग से वीडियो देना है। तो कविता क्या है, निबंध की शुरुआत में उन्होंने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो आप परिचित हैं इससे। जो नए विद्यार्थी हैं वो उसको नहीं जानते हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा सा आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। रस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों समीक्षा पद्धति के अनुसार उन्होंने की है। तो प्रश्न बन सकता है कि तर्क वितर्क के बारे में कि सैद्धांतिक आलोचना या व्यवहारिक आलोचना की है, तो जी हाँ, बिल्कुल की है। लेकिन रस मीमांसा और आपको मैंने बताया है, रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 2 है ना, इस पे उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना लिखी है। उनके कविता के 2 प्रकार की चर्चा की गई है, जैसे आनंद की साधनात्मक का काव्य प्रयत्न पक्ष तथा आनंद की सिद्धावस्था का काव्य, जिसे उपभोग पक्ष कहा जाता है।
तो दोस्तों ये लोक मंगल की भावना जो है रामचरितमानस आपने देखा है, तो इन्होंने तुलसी की लोक मंगल एवं साहित्यिक रचनाशीलता तथा जायसी के सर्ववादी रहस्यवाद की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने देखेंगे कि सूर्य की भाव प्रेरित वक्रता की प्रशंसा करते हुए भी लोक रंजन तथा अलंकार प्रियता के कारण आलोचना की और कबीर के साहित्यिक मूल्य को नहीं स्वीकारते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इसको याद रख लीजिएगा। तुलसी जी ग्रंथावली लिखा है, जायसी जी का ग्रंथावली की है, ब्रह्मज्ञ सार की भूमिकाओं में ये सब चीज़ें आप देखेंगे। रसवाद और लोकमंगल की भावना इनके में दिखाई देती है ना। तो विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। आपने कथन भी सुना होगा गद्य साहित्य के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अधिगद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो शुक्ल जी के मूल लेखक के बारे में बात करें तो एडिसन, जॉन हेनरी न्यूमैन, हैकल, इस तरह की रचनाएं मूल लेखक हैं। तो जिसका अनुवाद भी उन्होंने किया है। कल्पना का आनंद आपने सुना होगा, साहित्य, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच, इस तरह की उनकी रचनाएं मिलती हैं। तो ये रहा, यहाँ पे आप देखिए एसेज ऑन इमेजिनेशन एडिशन है, लिटरेचर साहित्य, प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग और रिडल ऑफ द यूनिवर्स। तो ये मूल रचना है जिसका अनुवाद किया गया है और मूल लेखक है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य कला और कला निबंध के तो देखिए हमने बताया है इसके बारे में। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत और प्रथम छायावादी कवि है, जिसमें छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। मतलब मैंने कहा था कि बताया था, आपको जानकारी दी थी मैंने कि छायावादी जो कवि हैं उन्होंने भी आलोचना लिखी है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनके छायावादी कविता के बचाव में आलोचना उन्होंने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव आप जानते हैं, ये रचना उनकी है, तो जिसमें प्रवेश को छायावाद की घोषणा पत्र स्वीकार किया है। प्रश्न बनता है छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है, तो पल्लव को स्वीकार किया गया है सुमित्रानंदन पंत की रचना पे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत के अनुसार है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह कथन। वहीं आप देखेंगे कि पंत की अन्य आलोचना भी है, गद्य, पद्य, शिल्प और दर्शन 1961 में लिखी गई। और छायावाद पुनर्मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 में। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। कविता परिवेश की पुकार है, कविता परिवेश की पुकार है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के बारे में जो कथन है बार बार पूछा गया प्रश्न है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं, उनकी देखिए रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध और पद्य के बारे में इन्होंने कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से प्रश्न बनते ही हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप देख रहे हैं, देखिए एक और जानकारी दे दो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता के बारे में लिखते हैं, वह परिवेश की पुकार है, वह परिवेश की पुकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रख लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। विद्यापति और चंडीदास पर निराला ने समीक्षा लिखी है, विद्यापति और चंडीदास पर निराला जी ने समीक्षा लिखी है। निराला के जातीय छंद, निराला देखिए हिंदी का जातीय छंद, सॉरी, कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा गया है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बार बार पूछा गया है। तो निराला ने इसके बारे में कहा है। निराला जी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के प्रति उत्तर में आलोचना लिखी है, जिसमें कहते हैं तथा उनकी आलोचनाएं कहीं कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित है। तो इसको याद रख लीजिएगा कथन तर्क और वितर्क के लिए कि निराला पर क्या उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो बिल्कुल लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, जिसका प्रति उत्तर आलोचनाओं में लिखा है और उनकी आलोचनाएं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित है।
निराला की आलोचकीय प्रतिभा को हम तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में जैसे लय, तुक, छंद तथा काव्य भाषा के रूप में व्यक्त विचारों के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि 1930 में जब परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, कहते हैं कि उन्होंने पारंपरिक छंद शास्त्र का खंडन करते हुए मुक्त छंद के रूप में नए छंद शास्त्र की स्थापना की है। तो आप परिचित हैं कि मुक्त छंद के बारे में नाम आता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए ये और भी है कृष्ण शंकर शुक्ल जी के बारे में, केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद जी का, देखिए विश्वनाथ प्रसाद जी का है काव्यांग कौमुदी, वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जी का पूछा जाता है हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। प्रसाद की नाट्य कला के बारे में रामकृष्ण जी ने आलोचक हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में ब्रजरत्न दास है। कबीर का रहस्यवाद, आप इसको पढ़िए, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा जी का है। जनार्दन मिश्र विद्यापति के आलोचना है जिसमें जनार्दन मिश्र ने लिखा है। कृष्णानंद गुप्त जी का है प्रसाद जी के 2 नाटक। कृष्णानंद गुप्त जी ने लिखा है। अखौरी गंगा प्रसाद जो आलोचक हैं, इन्होंने पद्माकर की काव्य साधना पर आलोचना की है। मीरा की प्रेम साधना के बारे में देखिए भुवनेश्वर नाथ मिश्र जी ने आलोचक हैं, उन्होंने आलोचना की है। गिरिजा दत्त शुक्ल जी ने महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्य धारा पर क्या है आलोचना की है। वहीं रामनाथ सुमन जी ने का प्रसाद जी की काव्य कला पर उन्होंने आलोचना की है। शुक्ल युग के महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस रत्नाकर, नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, अलंकार, दर्पण, काव्य के रूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जगन्नाथ प्रसाद भानु के साथ साथ गुलाब राय का। रमाशंकर शुक्ल रसाल के बारे में बार बार पूछा गया है। नाट्य दर्पण जो है वो किसका आलोचक कौन है, तो नाट्य दर्पण के आलोचक है रमाशंकर शुक्ल रसाल। वहीं किशोरीदास वाजपेयी का रस और अलंकार, कन्हैयालाल गुप्त का देखिए चरित्र चित्रण, पदम पूनालाल बख्शी का है विश्व साहित्य विमर्श। विश्व साहित्य में अगर आप देखें कि इन्होंने पाश्चात्य साहित्य और भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य का इसमें आलोचना की है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। सेठ गोविंद दास के बारे में बात करते हैं। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला मीमांसा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब देखेंगे श्याम सुंदर दास का, अच्छा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास का रह गया है दोस्तों, इसको पहले बता ही देते हैं श्याम सुंदर दास के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। श्याम सुंदर दास का देखिए सबसे पहले उनका समय आपको मैंने बताया है कि 1875 से 1944, 1875 से 1944, ठीक है ईस्वी। तो श्याम सुंदर दास ने अध्यापकीय आलोचना, एकेडमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी। अकादमिक क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी, जिसमें श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर बड़तवाल ने किया है। हमने आदिकाल में पढ़ा है पीताम्बर बड़तवाल के बारे में, जो कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अध्यापकीय आलोचना के लिए ये जो है एकेडमिक शुरुआत की गई थी, जिसमें श्याम सुंदर दास के निर्देशन में पीताम्बर बड़तवाल ने शोध प्रबंध लिखा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ के बारे में बात करूँ, किसका, श्याम सुंदर दास जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन पूछा जाता है कि किसकी रचना है, प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है, जो कि अकादमिक समीक्षा अर्थात कहें कि एमए के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए लिखा गया था। पूछा जा सकता है कि एमए के विद्यार्थियों की जानकारी देने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो साहित्यालोचन लिखा गया था श्याम सुंदर दास जी का। नवीन समीक्षा सिद्धांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान प्राप्त दिया गया था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही 1921 में
श्याम सुंदर दास जी की नियुक्ति हुई थी। समय काल है 1921 में। उनकी व्यवहारिक आलोचना के बारे में बात करती हूँ तो हिंदी साहित्य का इतिहास, वहीं कबीर ग्रंथावली की भूमिका प्रमुख है। इन्होंने तुलसी और भारतेंदु और हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास जी का कबीर ग्रंथावली की भूमिका तुलसी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर गवेषणात्मक आलोचना लिखी है। कथन, तर्क और वितर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास की कृतियां हैं साहित्यालोचन, आपको बताया है मैंने, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। ये है श्याम सुंदर दास जी के बारे में आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी है। वहीं आप देखेंगे कि उनके आलोचक और भी है। बाबू गुलाब राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बाबू गुलाब राय का जो है ग्रंथ है काव्य रूप। बाबू गुलाब राय का काव्य रूप महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। बाबू गुलाब राय ने रामचंद्र शुक्ल, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद संबंधी विचारों में निहित सीमाओं की ओर ध्यान दिया है। कला, साहित्य और कविता के संबंध में बाबू गुलाब राय कहते हैं, पश्चिमी साहित्य चिंतकों की मान्यताओं को भी भारतीय परंपरा के रस सिद्धांत के साथ समाहित करते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर बाबू गुलाब राय ने रस की विवेचना के साथ साथ कहीं कहीं पश्चिमी साहित्य चिंतन और मनोविज्ञान का सहारा लिया है। तो अगर बात करूं, बाबू गुलाब राय जी सर्वाधिक बल साहित्यिक पर दिया है। चलिए थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं छायावाद के कवियों के आलोचना कर्म के बारे में। आचार्य शुक्ल द्वारा छायावाद का एक पक्षीय मूल्यांकन कर दिए जाने के कारण छायावाद के चारों बड़े कवियों की आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय होना पड़ा था। इन्होंने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को साहित्य के लिए गैर जरूरी माना, जिसमें देखेंगे कि छायावादी कवियों पर पश्चिमी रोमांटिक क्रिटिसिज्म का प्रभाव पड़ा है। जैसे वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स से प्रभावित थे। यहाँ से स्वच्छंदतावादी समीक्षा का आरंभ देखा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। सबसे पहले देखें तो इंदु पत्रिका 1906 के आसपास की बात है, जिसमें प्रसाद जी के संपादकीय टिप्पणियों से स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज बिंदु दिखाई देते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का अगर कहें कि स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज कहाँ से दिखाई देते हैं, तो इंदु पत्रिका 1906 के आसपास, जिसमें संपादकीय उन्होंने किया था, जिसमें स्वच्छंदतावादी समीक्षा के बीज की बात दिखाई देती है, बीज बिंदु दिखाई देने लगते हैं। छायावादी काव्य की मूल चेतना जो है वो व्यक्तिवादी है, जो प्रसाद में आनंद भाव, निराला में आपने देखा है कि अद्वैतवाद की भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी जी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट दिखाई देता है। काव्य कला तथा अन्य निबंध के बारे में जैसे बात करें तो प्रसाद जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, जिसमें निबंध संग्रहित है। काव्य और कला आपने देखा है, मैंने अभी इसी वीडियो में आपको जानकारी दी है। काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटक में रस का प्रयोग, नाटकों में रस का आरंभ, रंगमंच, छायावाद, ये सारी रचनाएं हम देखे हैं निबंध में संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद के काव्य बारे में कहें कि काव्य आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति ही वह अवधारणा अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकलात्मकता अनुभूति कही जा सकती है। अगर कहें कि जयशंकर प्रसाद जी में क्या उनके में रहस्यवाद का उद्भव दिखाई देता है, तो बिल्कुल उनके अपने चिंतन में रहस्यवाद का उद्भव वैदिक युग से माना जाता है और छायावादी रचनाकारों की रहस्य चेतना को उससे जोड़ा गया है। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन अगर कहें तो जगन्नाथ शर्मा जी ने किया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नाटकों का शास्त्रीय चिंतन जगन्नाथ शर्मा जी ने किया है। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य नजरिए से प्रसाद के नाटकों का विश्लेषण भी किया है। कमायनी पर अगर बात करें तो कमायनी पर एक सम्मिलित समीक्षा हुई है, जिसमें डॉक्टर विजेंद्र स्नातक एवं डॉक्टर कन्हैया लाल सहगल ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कमायनी पर सम्मिलित समीक्षा, विजेंद्र स्नातक एवं डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल।
जयशंकर प्रसाद का नजरिया जो है वो सुधारात्मक, सौंदर्यवादी और सांस्कृतिक रहा है। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1936 में हंस पत्रिका में आलोचनात्मक लेख लिखे हैं, जिनका संकलन 1939 में काव्य और कला अन्य निबंध शीर्षक में प्राप्त होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, 1936 में हंस पत्रिका के कई आलोचनात्मक लेख लिखे हैं। ठीक है, तो 1939 में इसका संस्करण हुआ, जो काव्य और कला अन्य निबंध शीर्षक से उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, ये मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी दे दी है। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानकारी दी है, पल्लव की भूमिका में, है ना। युगपत तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन नामक शीर्षक से पंत का स्वतंत्र समीक्षा लिखी गई है। चलिए बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी भी उनके बारे में अगर कहें कि उन्होंने आलोचनात्मक प्रतिभा उनकी काव्य कृतियों की भूमिका में देखी जा सकती है। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य आप नोट कर लीजिए, महादेवी का लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, का विवेचनात्मक लिखिए। आप अगर लिख रहे हैं तो लिखिए, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य नामक गद्य ग्रंथ है, जिसमें महादेवी की समीक्षात्मक भूमिकाओं का गंगा प्रसाद पांडे ने प्रकाशन कराया था। किसने प्रकाशन कराया था? तो गंगा प्रसाद पांडे ने कराया। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध है यथार्थ और आदर्श। क्या है? यथार्थ और आदर्श, छायावाद और रहस्यवाद। तो मुख्यतः हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा के रहस्यवाद, छायावाद और प्रगतिवाद पर भी भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर उन पर विचार किया है और स्वच्छंदतावाद एवं अन्य काव्यधाराओं का परिचय दिया है। अब उनकी रचना के बारे में बात करें, सबसे पहले 1936 में रचित सांध्य गीत की भूमिका में उन्होंने कहा है कि छायावाद और रहस्यवाद में निहित अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया गया है। वही छायावाद में निहित व्यक्तिकता की बात की है, जिसमें स्पष्ट किया है उन्होंने कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक उन्होंने संकलन किया। तो दोस्तों, ये छायावाद के बारे में जो है शुक्ल युग के अंतर्गत जो कवि आए हैं, जो आलोचना लिखी है, उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि वीडियो बनाने वाले को बहुत ही उत्साह मिलता रहे और हम बहुत अच्छे आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।